अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी डॉक्टर ईशा महक। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं दरूद पाक की रेसिटेशन से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का टॉपिक आजकल का बहुत कह लें एक तरह का ट्रेंडिंग डिजीज़ है या एक ट्रेंडिंग सिम्टम है या ट्रेंडिंग इशू है, स्पेशली बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और वैसे ही जब बच्चों की टीदिंग एज आती है तो मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारे आज का टॉपिक है डायरिया, लूज़ मोशन, जिसको आम उर्दू ज़ुबान में दस्त भी कहा जाता है। डायरिया क्या होता है, कब हम कहेंगे कितने मतलब पेशेंट या वो बच्चा कितने पखाने करेगा तो हम उसे कहेंगे कि अब इसको ये डायरिया है, ये नॉर्मल रेंज से बाहर है या नॉर्मल रेंज से डिफरेंट है। अगर एक पेशेंट या एक बच्चा दिन में 3 से ज़्यादा दफ़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी के पखाना कर रहा है या स्टूल पास कर रहा है तो हम उसको डायरिया लेबल करते हैं। और डायरिया मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है, डायरिया की वजह मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है और किड्स के लिए मैं एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए, जिसमें मैं प्रॉपर गाइड करूंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में माय ओन डॉटर वाज सफरिंग फ्रॉम दिस। और कुछ इस तरह के मेडिसिन्स थी जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया उसको। तो आई वुड लाइक टू शेयर दोज मेडिसिन्स विद एवरीवन ताकि सब उससे इक्वली बेनिफिट उठा सकें। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं कि डायरिया बेसिकली अलग से एक बीमारी है या ये कुछ बीमारियों का सिम्टम भी हो सकती है, इनकी वजूहात क्या होती है। मोस्टली जब कोई पेशेंट किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक्स ले रहा होता है, एक बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है जो मेरे ख़्याल से हर इंसान ने ली होगी अपनी ज़िंदगी में, हर बच्चे ने ली होगी, ऑगमेंटन। ऑगमेंटन बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती। ऑगमेंटन आपकी गट एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर देती है। कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन करा देती है और कुछ पेशेंट्स में ये डायरिया कॉज कर सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपको डायरिया कॉज कर सकती हैं, क्योंकि आपने जब भी कोई मेडिसिन खानी है तो वो आपके मुंह के ज़रिए आपके मैदे से होके गुजरेगी, और आपकी मैदे और अतड़ियों में से वो जब गुजरेगी तो ऑटोमेटिकली वो उस जगह की लाइनिंग को या उस जगह की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। हमारे पास एक वजह हो गई एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ने क्या करना है कि आपकी गट फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देना है, ठीक है। आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं जो कि आपके मैदे में अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद होते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर देना है और आपको डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। अब है सेकेंड चीज़ जिसके अंदर आ गया बैक्टीरिया। अगर आपने कोई मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के बिना कोई भी खाना खा लें, गोलगप्पे खा लें या कुछ भी इस तरह का स्ट्रीट फूड खा लें तो उनको डायरिया हो जाता है। अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जो कि हाइजीनिक तरीके से नहीं बना हुआ था, जो कि कॉन्टेमिनेटेड फूड था, या पानी आपने ऐसा पी लिया, मोस्टली टैप वाटर कुछ लोगों को सूट नहीं करता, टूटी का पानी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, काफ़ी लोगों को फ़िल्टर्ड पानी पीने की आदत होती है। तो जब वो कभी ज़िंदगी में एक आध दफ़ा टैप वाटर पी लेते हैं तो उनको फ़ौरन डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक वजह है डायरिया की। इसके अलावा स्ट्रीट फूड्स पे आपको पता है डिफरेंट किस्म के जर्म्स लगे होते हैं, तो वहाँ से भी आपको डायरिया हो सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं। थर्ड चीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ जो आपकी गट की चल रही होंगी। गट हम किसको बोलेंगे, बेसिकली आपके मैदे हथेलियों वाले इस सारे एरिया को गट बोलते हैं मेडिकल की ज़ुबान में। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बहुत सारे लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ या फिर IBS होता है। IBS क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है।
तो ये इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं इनमें पेशेंट्स मोस्टली डायरिया से सफ़र कर रहा होता है। ऑफ एंड ऑन एपिसोड्स होते हैं, कभी हो गया डायरिया 3 दिन हुआ, फिर 3 दिन ठीक हो गया, फिर 3 दिन दोबारा हो गया। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा किसी किस्म की सर्जरी, जैसा कि अगर कुछ लोगों की पित्ते की सर्जरी होती है तो पित्ता बेसिकली आपकी बॉडी में ये रोल प्ले करता है कि जब आपके जिगर से रतूबतें आती हैं ना तो वो कुछ देर पित्ते में ठहर के फिर आपकी जो गट है आपकी बेसिकली आते हैं उसके अंदर फिर आती हैं। जब किसी का बंदे का पित्ता निकल जाता है तो वो जो जिगर से रतूबतें आएंगी वो डायरेक्ट फिर आपकी आंतों में जाएंगी, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को बाज़-औक़ात डायरिया हो सकता है। किसी भी किस्म की ऐसी सर्जरी जिसमें आपकी गट के साथ छेड़छाड़ की जाए तो इसमें डायरिया होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गंदम से एलर्जी होती है, ठीक है, और इसके अलावा जिसको बेसिकली हम सीलिएक डिजीज़ भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूध से या दूध की बनी हुई चीज़ों से एलर्जी होती है। एलर्जी इस तरह से कि इन चीज़ों से डायरिया हो जाता है उनको। गंदम से भी कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, दूध की बनी हुई चीज़ों से भी डायरिया हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं। चूँकि आपके दूध में लैक्टिक एसिड या लैक्टोज होता है तो वो बेसिकली उनको सूट नहीं करता और उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि जब बच्चे दांत निकालना शुरू करते हैं तो वो उनको डायरिया शुरू हो जाता है। तो चूँकि वो दांत निकाल रहे हैं तो उनको डायरिया हो रहा है। दांतों का इटसेल्फ डायरिया से ताल्लुक़ नहीं है। इस एज में डायरिया होता है इस वजह से क्योंकि बच्चा जब दांत निकालता है तो उसके गम्स में, मसूड़ों में इरिटेशन होती है, तो वो कभी अपना हाथ मुंह में लेके जाता है, कभी जो चीज़ उसके आगे रखी जाए वो मुंह में लेके जाता है। तो उन चीज़ों पे लगे बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से बेसिकली बच्चे को डायरिया हो जाता है। तो दिस इज़ द कॉज बिहाइंड इट। ये मैंने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए कॉजेज़ के। अच्छा, अब आ जाते हैं कि किस किस किस्म का डायरिया हो सकता है। कुछ किस्म के डायरियाज में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पखाने के अंदर खून आ रहा है, ठीक है। वो एक अलग किस्म है और वो एक प्रॉपर अलग डिजीज़ भी है, तो मैं उसको एक नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगी जिसमें मैं प्रॉपरली उसके बारे में बताऊँगी। इसके अलावा डायरिया बाज़-औक़ात कुछ और चीज़ों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। मसलन ये कि डायरिया के साथ पेशेंट को उल्टी हो सकती है, कैर या मतली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है। चूँकि डायरिया में आपके जिस्म का पानी लगातार ज़ाया हो रहा है तो पेशेंट के सर में दर्द हो सकता है, पेशेंट बोझल महसूस कर सकता है। डायरिया बहुत सारे लोग इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन डायरिया की वजह से होने वाली एक कॉम्प्लिकेशन होती है डिहाइड्रेशन, आपके जिस्म में पानी की अमाउंट कम हो जाना। तो अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की किडनीज़ भी फेल हो सकती हैं, और बच्चों में स्पेशली डायरिया फेटल भी हो सकता है। फेटल का मतलब डायरिया जानलेवा हो सकता है। तो इसकी एक प्रॉपर टाइम पे इलाज बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो डिहाइड्रेशन बड़ों या बच्चों में हो रही होती है वो बार बार उसको ट्रीट करने के लिए ORS देना या किसी भी किस्म के लिक्विड्स देना, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, अब क्या डायरिया के लिए कोई टेस्ट भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे डायरियाज़ के लिए हमें टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे कि मैं बता रही थी, इसके टेस्ट में सिंपल ये है कि स्टूल सैंपल्स ले सकते हैं पेशेंट, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री की बेस पे आपसे आपका डायग्नोसिस बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपने डायरिया शुरू होने से पहले लास्ट रात को क्या खाया था, आपकी डाइट रूटीन पूछेगा, ये पूछेगा कि आपको पहले भी क्या इस तरह का डायरिया होता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस की। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा निहायत के हामिल हैं। कॉमन हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह और एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं वो देने से हमें अफेक्ट आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि डायरिया के अंदर डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस होती हैं, जिसमें एक फ्लेजिल बड़ी कॉमन सी मेडिकेशन है, लेकिन हर किस्म के डायरिया में फ्लेजिल का इस्तेमाल नहीं होता। तो बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए आप लोग खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल मत कीजिएगा। अच्छा, अब डायरिया को ट्रीट करने के लिए एक तो आ गई हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है तो जाहिर सी बात है हम उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आ गई हमारे पास एंटीबैक्टीरियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स, जिसमें फ्लैजिल वगैरह, मेट्रोनिडाजोल वगैरह आ गए। इसके अलावा हमारे पास आ गए प्रोबायोटिक्स, ऐसी दवाइयाँ या ऐसे साशे या ऐसे एनप्यूबल्स जो कि आपकी जो मैदा और अतड़ियाँ, इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हैं, उसको
बढ़ाएंगे। तो ये प्रोबायोटिक्स आ गए। इसके अलावा डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए ORS या लिक्विड्स, किसी भी किस्म के आप लिक्विड इनटेक आपने ज़्यादा कर देनी है। लेकिन सबसे आइडियल सोल्यूशन है ORS। वो आप साशे की फॉर्म में भी ले सकते हैं। आजकल लो ओस्मोलर ORS के नाम से भी आ रहे हैं। लो ओस्मोलर ORS जो होते हैं ना, वो नॉर्मल ORS की निस्बत 25 से 30% गुना ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। ठीक है, 25 से 30 गुना ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। तो आप ORS लें तो ध्यान करें कि उसके ऊपर लिखा हो कि WHO रिकमेंडेड। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास आ गई नेचुरल डाइट, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है डायरिया को ट्रीट करने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी आपने डायरिया में यूज़ नहीं करनी, ताकि आपका पेट उससे सही तरह रिकवर कर सके डायरिया से। क्योंकि आपका स्टमक ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस से गुजरा होता है, आपकी गट इतनी स्ट्रेस से गुजरी होती है, तो आपने लाइट रखनी है डाइट। इसके लिए एक रिकमेंडेड डाइट है, प्रॉपर रिकमेंडेशंस हैं डॉक्टर्स की और न्यूट्रिशनिस्ट की, और दैट इज़ अ वेरी डिटेल्ड व्लॉग। उसी व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों वाला टॉपिक भी कवर कर लूँ, तो एक ही व्लॉग में आपको दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों ने किस तरह से डायरिया को ट्रीट करना है। और डायरिया सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से और कुछ डाइट के परहेज से घर में बैठे बैठे भी ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे तो ठीक होगा, बट इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आपको बहुत अलार्मिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डायरिया हो गया है, आप 8-10 दफ़ा 12 दफ़ा बाथरूम जा चुके हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया है, तो उसके बावजूद भी आप घर बैठे रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके किडनीज मुतासिर हो सकती हैं इस चीज़ से। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आपको ये समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।